देयर आर 9 ईटीएफ्स इन पाकिस्तान। कुछ बैंक्स को ट्रैक करते हैं, कुछ कंज्यूमर सेक्टर ट्रैक करते हैं, कुछ टॉप 30 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं और कुछ सिर्फ टॉप 20 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं। तो एज़ अ इन्वेस्टर इट गेट्स कंफ्यूजिंग कि यार मैंने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना है तो मैं कौन सा ईटीएफ सिलेक्ट करूँ? Today we are going to answer that question. I have Mubashir Zubairi with me, who's the Chief Investment Officer of Mahana. Assalamualaikum Mubashir, कैसी तबीयत आपकी? Islam Zain, thank you. अच्छा मुबशिर, टू स्टार्ट दिस ऑफ, मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट ही क्यों करना है? जब पाकिस्तान में जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, जो इक्विटी सेगमेंट है, काफ़ी पुराने 11 फंड मैनेजर हमारे पास मौजूद हैं, जिनके पास हमारे 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। ईटीएफ तो शायद 5 साल ही हुए हैं आए हुए, इनका कोई इतना ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। जो एक्टिव फंड्स होते हैं, वहाँ बेहतरीन माइंड्स बैठे हुए होते हैं मार्केट के, रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स, जिनके काफ़ी ज़बरदस्त क्रेडेंशियल्स होते हैं और उनका दिन-रात काम ही यही है, देखना कि यार कहाँ मैंने पैसे डालने हैं, कहाँ से मैंने पैसे निकालने हैं। ईटीएफ तो आँखें बंद करके इंडेक्स फॉलो करता है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर एन ईटीएफ एंड नॉट एन एक्टिव फंड? जैन बिल्कुल इसमें दो तीन बातें हमें जो है ना माइंड में रखनी है। हुँ, ETF व्हेन कंपेयर टू एक्टिव फंड्स इज स्टिल अ वेरी स्मॉलर पोर्शन इन द पाकिस्तानी मार्केट। SECP ने इंट्रोड्यूस कराए थे जो ETF की पॉलिसीज लेके आए थे, तो दैट वाज इन 2019। जब जिसके बाद ETF आना शुरू हुआ, उससे पहले ओनली एक्टिव फंड्स यूज्ड टू एग्जिस्ट एंड लोगों को ETF में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आप ग्लोबली अगर देखें तो नाउ मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल एक्विटी फंड्स या ग्लोबल एक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन एक्विटी मार्केट थ्रू ETF एंड नॉट एक्टिव फंड्स। तो एक्टिव हुँ, फंड्स आर बिकमिंग काइंड ऑफ ऑब्सोलीट या आउटडेटेड हो गए हैं, और इंडेक्स इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग हैज टेकन ओवर इन एक्टिव इन्वेस्टिंग ग्लोबली, सो इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान। सेम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ETF के ऊपर बहुत पाकिस्तान में एक्टिवली काम हुआ 2019 एंड ऑनवर्ड्स, बट स्टिल बिकॉज दी अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी वाज लो, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड ये ETF के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसकी हुँ, अडॉप्शन जो है बहुत ग्रेजुअली पिकअप करी। अब अगर हम एग्जांपल लें कि वाई ETF, अगर लेट्स जस्ट से मतलब कि एक बंदा ETF वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग, मतलब दोनों में से कौन सा चूज करेगा, तो हुँ, मेन रीजन इज ऑब्वियसली इट इज़ अ लो कॉस्ट कंपाउंडर फॉर वेल्थ। आप हुँ, वॉरेन बफे की बात करते हैं, हम जो बड़े जो वॉल स्ट्रीट के गुरुज हैं उनको फॉलो करने की बात करते हैं, तो उन सब की एक एडवाइस अगर कॉमन है तो वो है इन्वेस्ट इन इंडेक्स ETFs एंड स्टार्ट यंग। हुँ, प्राइमरीली बिकॉज जो स्टार्ट यंग को जो मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ वो ये है क्योंकि इट गिव्स यू कंपाउंडिंग ओवर द इयर्स, नॉट कैश फ्लोज बट कंपाउंडिंग। आप उसको कंपाउंड करते हैं तो आपको बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की एक व्हीकल बन जाती है। अच्छा, और समवन कैन आर्ग्यू कि यही काम हम जो है ये तो हम एक्टिव फंड्स में भी कर सकते हैं, और बट इसमें एक चीज़ सोचने की है, जो एक्टिव फंड होता है वो क्या करता है, वो 70-80% जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही कर रहा होता है। 5% वेट है OGDC का, एक्टिव फंड का 7% वेट होगा या 4% वेट होगा। सिमिलरली एंग्रो का है, तो दे आर 70-80% इन्वेस्टेड इन द इंडेक्स वेटेजेस ओनली, और उसके हुँ, 20% के ऊपर जो है उनकी डिफरेंशियल होता है। बट फॉर द सेम थिंग they are costing twice as much or maybe thrice as much than a normal ETF available in the Pakistani market. अच्छा, उसका इफेक्ट क्या होता है अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म में हमने 10 साल का डेटा देखा, 10 साल में KMI का रिटर्न जो था वो 350% के अराउंड था, रफली 350%। बट जो 10-11 ईयर्स में एक्टिव फंड ने परफॉर्म किया, नन ऑफ द फंड आउट परफॉर्म KMI ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सो मुबशिर आप आप कह रहे हैं कि ये सारे फंड मैनेजर, ये सारे रिसर्च एनालिस्ट कोई भी मार्केट बीट नहीं कर पाया, 11 के 11 फंड्स? ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस नो। और ये बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता व्हेन टेकिंग द बेट, बट अगर मुझे मार्केट 350% का रिटर्न दे रहा है और रिस्क लेने के बाद मुझे 300% का रिटर्न मिल रहा है, सो आई वुड ट्राई टू मिमिक द इंडेक्स एंड आई वुड ट्राई टू गेट अ रिटर्न दैट इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, कि मुझे 350% मिल जाए। आई एम हैप्पी, वाई टेक एन एक्स्ट्रा रिस्क एंड अर्न 300% और 310% समथिंग। हमने फीस की बात की, अगर मैं लेट से एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, 10 साल में आप 2% आप इंक्रीमेंटल फीस देते हैं एक्टिव फंड में,
सही है? मिनिमम ज़्यादा भी होती है, कुछ फंड में 3-4% का डिफरेंशियल है बिटवीन फ्रंट एंड लोड्स भी होते हैं। फ्रंट एंड लोड्स भी होता है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फी एट दिस टाइम, हम्म, कि अगर इन्वेस्टर फ्रंट एंड लोड को इग्नोर कर दे, फ्रंट एंड लोड इज एन एडेड कॉस्ट, बट अगर हम 2% का भी हिसाब लगाए तो दैट इज 10 ईयर्स पे 22% का आपका रिटर्न कंपाउंड हो जाता है। तो 300% जो है, खाली फी कम होने की वजह से ही 322% हो जाता, या थ्री हम्म, थर्टी परसेंट हो जाता, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ फी डिफरेंशियल। सो यू नो हाउ इट गेट्स क्लोजर टू द 350 मार्क जो कि MI30 का है, जस्ट बाय रिड्यूसिंग द फी एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। फिर आप आ जाए इंडेक्स को मिमिक करना है, तो मेन जो थीसिस है वो यही है। एंड दे ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखेंगे, जो एक्टिव फंड्स हैं उसमें इंटरेस्ट तभी कम हुआ है कि पैसिव फंड्स की तरफ रुझान बढ़ा है। एंड प्राइमरीली उसके जो फ़ायदे हैं, लो कॉस्ट, एंड इट ट्रैक्स द इंडेक्स। आपके जो इंडेक्स में जो ग्रोथ है, जो कंपनीज दैट आर डूइंग बेटर उनका वेट बढ़ता जाता है, कंपनीज दैट आर नॉट परफॉर्मिंग उनका वेट कम हो जाता है। सो इट इज़ गोइंग ऑन ऑटो पायलट। हम्म। अच्छा, वैसे ये बात तो समझ आ गई कि कोई भी एक्टिव फंड पिछले 10 साल में मार्केट नहीं बीट कर पाया है, कन्वेंशनल में भी और शरिया कंप्लायंट में भी। लेकिन क्या ईटीएफ कर सकता है मार्केट बीट, या व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन एन ईटीएफ? और क्या एक्टिव फंड्स का बीट ना करने की वजह ये है कि मे बी दे आर नॉट टेक्निकली साउंड, या वजह ये है कि स्ट्रक्चर प्योर है, क्योंकि मैनेजमेंट फीस और टर्म एक्सपेंस रेशियो इतने ज़्यादा होते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, कि वो बीट नहीं कर पाते। तो इन दोनों में से क्या वजह आपको लगती है? उनको काम करना नहीं आता या फीस बहुत ज़्यादा है? देखिए, इसमें दो रीज़न है। एक तो है हुँ, कि जो है ना, फ़ी ज़्यादा का इफ़ेक्ट ज़रूर है। हुँ, मैनेजमेंट फ़ीस इज़ हाई। मैं जो फंड मैनेजर इज़ टेकिंग अ रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, सो दे वांट टू बी कॉम्पेंसेटेड वेल फॉर दैट। देन हुँ, जितना एक्टिव फंड मैनेजर होगा, जितना ज़्यादा चर्न होगा, अगर एक फंड रोज़ चर्न कर रहा है या रोज़ ट्रेड कर रहा है किसी फंड में, तो उसकी जो है कमीशन एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एक्सपेंसेस जो हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली इन्वेस्टर के रिटर्न में से जो है कम होती है। तो आपका जो TER की आपने बात की, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो था, वो बढ़ जाता है कि मैं जितना हुँ, ज़्यादा चर्न करूँगा, जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा। फिर आपका थर्ड फैक्टर ये आता है कि अगर लेट्स से ETF एक्टिव फंड के केस में जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका रिडेम्पशन या न्यूज़ बेस्ड जो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से फंड की एलोकेशंस हाई एंड लो होती जाती हैं। अगर हुँ, हाई एलोकेशन है इन एन इंक्रीजिंग मार्केट, एंड देन जैसे ही डिक्रीज होती है, लोअर एलोकेशन चली जाती है, तो आपको जो है इफ़ेक्ट करता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, कि वो किस तरह, मतलब एसेट एलोकेशन कीप्स चेंजिंग, वो स्टैटिक नहीं होती है एक तरह से, अगर आप बोले ओवर अ पीरियड। वेयर एज इन हुँ, ETF, एसेट एलोकेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिमेन स्टैटिक, कि आपकी एक फिक्स बास्केट है, और उसी हुँ, प्रोपोर्शन में जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, वो फंड ऐड होता जा रहा है। सो देर इज़ नो कैश ड्रैग। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आज मार्केट इज़ पॉजिटिव एंड फंड इज़ गेटिंग न्यू इनफ्लोज, तो हुँ, एक्टिव फंड मैनेजर इज ऑफन फेस्ड विद द डिलेमा कि मैं पूरा कैश आज डिप्लॉय करूं या मैं ओवर द नेक्स्ट 2-3 डेज करूं, एंड देर इज अ रिस्क कि मार्केट कंटिन्यूज टू इंक्रीज, तो देर इज अ कैश ड्रैग। हुँ, Similarly, in case of market downturn, market is declining and there are redemption pressures. तो एक्टिव फंड मैनेजर इज अगेन फेस्ड विद द डिलेमा कि मैं पूरा पोर्टफोलियो या जितनी रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट मैं आज ही लिक्विडेट कर दूं, और आई वेट फॉर द मार्केट टू एब्जॉर्ब द सेलिंग एंड डू इट हुँ, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, विच मीन्स कि मेरा इन्वेस्टेड लेवल अगर 98% चल रहा था, वो 100% हो गया, एंड हुँ, यू नो इंटायर डिक्लाइन इज कमिंग। तो ये एक्टिव मैनेजमेंट में एसेट एलोकेशन का चेंज जो है वो स्टैटिक नहीं रहता, कंपेयर टू आप ये कह लें जो आपके ETFs होते हैं। ETF में फिक्स प्रोपोर्शन में चल रहा है, तो मार्केट मूवमेंट या रिडेम्पशन इन्वेस्टर फ्लो से कैश ड्रैग या कैश इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता। आपने फिर बात की थी कि कैन ETF बीट द मार्केट? हुँ, इसका चांस कम है, और उसकी रीज़न ये है कि ETF जो है इज़ नॉट डिज़ाइन टू बीट द मार्केट, इट इज़ डिज़ाइन टू मिमिक द इंडेक्स। अगर हुँ, इंडेक्स जो है 350% कमा रहा है और ETF जो है 345% कमा रहा है, तो ETF हैज़ डन रियली वेल। देखिए, फंड में इंडेक्स की देयर इज़ नो कॉस्ट। 350% रिटर्न का मतलब है इस पे ज़ीरो कॉस्ट इन्वॉल्व है। हुँ, अगर एक इंडिविजुअल खुद भी इंडेक्स को मिमिक कर ले 100%,
Due to हुँ, trading costs, due to taxation, or due to other brokerage charges, custodies, and so on, they will underperform the index. Same is the case with ETF. तो टू सम एक्सटेंड कि ईटीएफ 100% मिमिक ज़रूर कर लेगा या आपको हाई इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग दे देगा ऑफ द इंडेक्स, बट ड्यू टू हुँ, कॉस्ट इन्वॉल्व ऑफ मैनेजमेंट जो है थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस होती है, बट रिलेटिव टू अदर ऑप्शंस इट इज़ वे बेटर। क्या आप हुँ, एक्टिव फंड से कंपेयर करेंगे तो वे बेटर हो जाएगा। हुँ, थर्ड चीज़ इसमें जो है ना, बहुत सारे मैंने एक बात आपको अभी बोली कि अगर एक इंडिविजुअल खुद भी मिमिक करना चाहे इंडेक्स, ये बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर हम खुद अगर इंडेक्स आपका मिमिक करना शुरू कर दें या ईटीएफ का हम खुद जो है ना KMI30 का हम एक पोर्टफोलियो खुद बना लें। Problem is people need to understand that time is also, costing them. Opportunity cost होती है time की. So if you are putting in hours just to mimic an index and track हुँ। it and उसके dividends आ रहे हैं, आप reinvest कर रहे हैं, manual effort involve कर रहे हैं, as long as you can automate it, digitize it, well and good. But if you cannot do that and वो manual process है आपकी tracking और वो सब चल रही है, you are investing time in something that is not going to, increase your return. At best, it will match the index return. At best, you will make what the ETF is making. तो अगर आप इसमें हैं तो इंस्टेड कि आप अपना टाइम इस जगह पे इन्वेस्ट करें, हमें अपना टाइम एलोकेशन ऑप्टिमल रखनी चाहिए जहाँ पे हमारी यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी ज़्यादा हो, रादर देन डूइंग समथिंग दैट कैन टेक मोर टाइम बट इफेक्टिवली यील्ड नो रिजल्ट। इट्स लाइक एन ROI ऑन टाइम एंड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल मुबश्शिर, अगर हम शरिया कंप्लायंट फंड्स या ईटीएफ की बात करें, तो 2 दफ़ा रिकंस्टिट्यूशन होती है और 2 दफ़ा रीबैलेंसिंग होती है। तो 30 स्टॉक्स के ऊपर ये सब करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। और एक और चीज़ है, अगर आप 30 स्टॉक्स ओन करेंगे, उन सब से आपको डिविडेंड आएगा, तो उस डिविडेंड में कौन किसकी कितनी नॉन शरिया इनकम है, अब ये भी तो हम हैंडल करिए ना फॉर आवर इन्वेस्टर्स। मतलब जो भी आपको इनकम मिलती है फ्रॉम आवर फंड, दैट्स 100% शरिया कंप्लायंट। अगर आप खुद अगर एक चीज़ बनाओगे, तो उसमें आपको हर स्टॉक पे देखना पड़ेगा कितना परसेंटेज इसकी नॉन शेयर इनकम है, और फिर आपको चैरिटी करनी पड़ेगी टू मेक योर इनकम शेयर कंप्लायंट। तो बहुत आप 0.75% देके आपका बहुत सारा टाइम और एफर्ट बच जाती है, एंड आई थिंक दैट्स वर्थ इट। अच्छा मुबश्शिर, अभी तक जो कोर आर्गुमेंट मुझे आपकी समझ आई है कि फंड ने इंडेक्स को बीट तो नहीं करना, भले वो एक्टिव हो या पैसिव हो। अगर एक्टिव ड्यू टू हाई फीस बहुत ज़्यादा मार्जिन से अंडर परफॉर्म करेगा रिलेटिव टू अ पैसिव फंड। तो एक रैशनल पर्सन है, अगर वो हिस्ट्री देखे ऑफ द मार्केट और वो फीस कंपेयर करे, तो ही शुड गो फॉर अ पैसिव ईटीएफ, राइट? बिल्कुल ऐसे ही 100%। अच्छा मुबश्शिर, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। मगर कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है? 9 ईटीएफ हैं पाकिस्तान में। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार कम ईटीएफ वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो, मगर वो स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए। अगर ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करोगे तो आप रिटर्न्स पे मार खाओगे। इज़ दैट ट्रू? और अगर हम ये भी देखेंगे, अगर पिछले साल 2 पाकिस्तान में शरिया कंपेयर ईटीएफ हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे ईटीएफ से हम कंपेयर करें तो पिछले 1 साल में इट हैज़ ओवर परफॉर्म्ड अस। तो क्या ये सही लॉजिक नहीं बनती कि आगे भी बंदा जो नैरो ईटीएफ है, जो कम स्टॉक्स ट्रैक कर रहा है, उस पे इन्वेस्ट करे रेदर देन एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट ईटीएफ? देखिए, इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हुँ, इट इज़ ग्रोथ एंड इट इज़ लॉन्ग टर्म रिटर्न, इट इज़ वेल्थ क्रिएशन। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। वेल्थ क्रिएशन आप मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करके नहीं कर सकते। Narrow ETFs, if they exist, only invest in heavyweights of the index, which are mostly mature companies and stable companies. हुँ, So, if you are investing in a mature, stable company, you may do it for a dividend yield, but you will not be able to get enough growth in the ETF or your हुँ, returns. पिछले 5 ईयर्स का डेटा देखें, जब से 2020 में अगर हम कहेंगे ईटीएफ्स का पिकअप हुआ, तो रिटर्न ब्रॉड बेस्ड थे या नैरो। तो टॉप हैवी वेट्स या 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अगर हम वेटेज लगाएं तो इट वाज अबाउट अ कैगर ऑफ 22%। बट अगर आप वही जो है सैंपल साइज बढ़ा दें, 30 स्टॉक्स कर दें, तो जो हुँ, कैगर था वो 27% था, तो दैट इज एन इंक्रीमेंटल 5%। अब हम हुँ, कंपेयर करते हैं कि लेट्स से 30 कंपनीज वर्सेस 10 कंपनीज में डिफरेंस क्या होता है। हुँ, हाउ डू द वेटेजेस कंपेयर। तो आप जब
10 कंपनी से 30 पे जाते हो, सो आपकी 20 कंपनीज ऐड हो जाती है, दीज ईट इनटू द वेटेजेस ऑफ द टॉप 10 कंपनीज, ठीक है। हुँ, अब उन 20 कंपनीज जो ऐड होती हैं उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं आपके ऑटो कंपनीज दैट हैव बीन सुपर स्टार परफॉर्मिंग कंपनीज इन द लास्ट 3-4 years, सासगार, गंधार ऑटोज, यू नेम अ हुँ, फ्यू ऑफ देम, राइट। उसके अलावा आपके पास आ गई, आपके पास फार्मा कंपनीज आ गई। नाउ दीज आर स्टेबल बट दीज आर ग्रोथ कंपनीज। ये आपको ग्रोथ भी ऑफर करती हैं, दे आर ऑल्सो डिफेंसिव इन नेचर, बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न दे हैव आउट परफॉर्म दी स्टेबल कंपनीज। तो आपको जो है इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि उसका एंड गोल, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एनी वन कमिंग टू अस, जो कि आपको पता है एडवाइजरी कॉल में भी बहुत सारे लोग आते हैं, दे डिस्कस इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ और अंडरस्टैंडिंग द इक्विटी मार्केट के, उसको रिस्क को कैसे मैनेज करना है। आइडियली गोल यही होता है, रिटर्न ऑप्टिमाइज करना, रिटर्न इंक्रीज करना एंड वेल्थ जनरेट करना। फॉर हुँ, दैट the recommended strategies of course to have a broader ETF, broader index ETF, कि आपको जो है लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पूरी मार्केट की कैप्चर हो सके रादर देन टॉप 8 कंपनीज की या टॉप 10 कंपनीज की। अगर ऐसा ही हो कि नैरो कंपनीज हो, अब S&P 500 में S&P 500 की ETFs एग्जिस्ट करते हैं। हुँ। वी हैव नॉट सीन एनी नैरो ETFs और 10-5 कंपनीज, वो बिल्कुल मैक्स 7 स्ट्रेटजी सेंट्रिक होते हैं या सेक्टर स्पेसिफिक ज़रूर होते हैं, कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या कुछ अल्फा प्लेयर्स, लेट्स से मैक्स 7 के जो है आपको ETF मिल जाएगा। बट आपको जो है डिफेंसिव नेम्स के ETF या वो स्ट्रेटजीज कम होती हैं, आइडियली हुँ। बिकॉज ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, वैसे आपने काफ़ी सॉलिड आर्गुमेंट रखी है कि अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखें, तो जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है केएमआई 30 उसका केगर है अराउंड 27% और आप इसी ड्यूरेशन में कंपेयर करें विद द नैरो इंडेक्स जो पाकिस्तान में शरिया कंप्लायंट में एमएसएनपीआई उसने रिटर्न किया अराउंड 22% और ये कोई फ्लूक नहीं था, इसका आपने एक स्ट्रक्चरल रीज़न दिया है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप होती हैं, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो क्योंकि जो ब्रॉड इंडेक्स है उसमें ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ भी आ जाती हैं, तो दैट टेंड्स टू परफॉर्म वेल इन द लॉन्ग रन। तो दैट डिबेट इज़ सेटल्ड नाउ। अच्छा चैन, इसमें एक एग्जांपल है, अगर मैं एक स्टॉक की बात करूं, लेट से ओवर 2020 टू 2021 में कोविड के टाइम में हमने देखा सिस्टम्स लिमिटेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली विद इन द फील्ड आईटी सेक्टर का बूम आया, पाकिस्तान ने देखा। तो इफ़ यू गो बैक इन 2020 2021, देन सिस्टम लिमिटेड itself was not a giant company. Today it is one of the larger market capitalization companies in Pakistan. तो अगर आप 2021 में शायद आपको ETF के थ्रू, नैरो ETF के थ्रू सिस्टम लिमिटेड का एक्सपोजर नहीं मिलता, बट KMI हुँ। 30 में अगर आप करते तो आपको सिस्टम लिमिटेड का एक्सपोजर मिलता, एंड दैट वर द ईयर्स व्हेन द कंपनी वाज बूमिंग। नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी लार्ज कंपनी, इट इज़ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द लार्ज ETF, अगर सेक्टर स्पेसिफिक ना हो, आपकी टॉप कैपिटलाइजेशन में फिल्टर में आ जाती है। बट growth prospect from quadrupling in 3-4 years to हुँ। now, it has changed, कि अब वो same return relative to what it has given already in the last 4 years is changing। तो ये जो अप एंड कमिंग कंपनीज होती हैं ना, ये आपके टॉप 10 नैरो ETF में अक्सर मिस हो जाती हैं, वो आपके ब्रॉड ETF में आती हैं, तो आपको जो ग्रोथ होती है जो मिड कैप कंपनीज में मिलती है वो कैप्चर हो जाती है। Okay, Mubashir, that settles the debate. So, Mubashir, let's now move towards the talk of the town, and that is dividend. काफ़ी इन्वेस्टर होते हैं यार, वो मतलब आफ्टर रिटायरमेंट घर खरीद लेते हैं और उसकी जो रेंट आता रहता है उससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। अब इसी माइंडसेट के साथ लोग ईटीएफ्स या स्टॉक्स की तरफ भी आते हैं कि यार हम स्टॉक खरीदेंगे और उससे जो डिविडेंड आता रहेगा उससे हमारा घर चलता रहेगा। तो ईटीएफ तो डिविडेंड देता ही नहीं है या बहुत कम डिविडेंड देता है और साल में सिर्फ 1 दफ़ा डिविडेंड देता है। तो मैं क्यों ना 30 कंपनीज़ का खुद पोर्टफोलियो बनाऊँ और उनसे 30 स्टॉक का डिविडेंड पूरे साल अर्न करता रहूँ रेदर देन बस एक ईटीएफ खरीद के छोड़ दूँ जो साल में डिविडेंड देता है थोड़ा बहुत। अगर किसी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव डिविडेंड इनकम लेना है, तो इज हुँ, बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप कंपनीज ऑन हिज ओन रादर देन गोइंग इन एन ETF, ठीक हुँ, है।
उसका मेन रीज़न ये है कि आप ईटीएफ में जैसे हमने बताया आप ग्रोथ कैप्चर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो आपका डिविडेंड इनकम या कैश फ्लो नहीं होगा फ्रॉम दैट ईटीएफ। अभी आपने एक एग्जांपल दी कि प्रॉपर्टी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि रेंटल इनकम आ जाए, किचन इनकम चल जाए। प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम इन पाकिस्तान एवरेज इज अबाउट 4 to 5% एट मैक्स। ठीक है, 5% एट मैक्स। तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी का चार्म होता है वो होती है कैपिटल एप्रिसिएशन। बट इन हुँ, केस ऑफ प्रॉपर्टी पीपल एक्सेप्ट द फैक्ट कि 4-5% रेंटल यील्ड है जो कि कैश फ्लो इनकम है, एंड बाकी हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन है जो 5-10 साल बाद कभी बेचेंगे तो रियलाइज होगी। बट इन हुँ, केस ऑफ stocks or ETFs, they do not value the capital appreciation potential, but they want higher dividend yields. तो हायर हुँ, डिविडेंड यील्ड जो है आपको स्टेबल कंपनीज, मेच्योर कंपनीज में मिल जाती है बिकॉज दे आर नॉट री इन्वेस्टिंग द कैश और दे डू नॉट हैव री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। हुँ, बट फ्रॉम अ ग्रोथ कंपनी दे आर री इन्वेस्टिंग द कैश, तो कैपिटल जो डिविडेंड यील्ड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है फॉर ग्रेटर गुड, फॉर हायर रिटर्न इन फ्यूचर। सही है। हुँ। अब आप बात करें कि म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ज़्यादा मिले तो बेहतर है या कैपिटल एप्रिसिएशन मिले तो बेहतर है। लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट। म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू पे 90% ऑफ द इनकम। ये एक सवाल बहुत आता है कि आपको तो कंपनी से डिविडेंड मिला है, आपने वो आगे पे आउट क्यों नहीं करा। अगर कंपनी ने लेट्स से फंड की डिविडेंड इनकम ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपीज़ है, तो उसको बाय लॉ डिस्ट्रीब्यूट करना है इन इट्स यूनिट होल्डर्स अप टू 90% ऑफ द अकाउंटिंग इनकम। वो हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करके जो बाकी चीज़ें वो रीइन्वेस्ट हो जाती हैं। हुँ, ईटीएफ में मेजॉरिटी जो गेन्स होते हैं वो विद टाइम मार्केट परफॉर्मेंस के अनरियलाइज्ड गेन होते हैं दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इनकम, सो दैट डू नॉट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब हमारा लेट्स से अगर साल के शुरू में एक ईटीएफ था, लेट्स टॉक अबाउट महाना ईटीएफ ओनली, 13 रुपए का था और साल के बाद 17 रुपए का हो गया, तो देर आर टू ऑप्शंस। ETF can either give 4 rupees of dividend and the हुँ, investor can pay 60 पैसा in taxes, डिविडेंड हुँ, टैक्स की फॉर्म में, और री इन्वेस्ट करेगा 3.4 रुपीज। हुँ, और द ईटीएफ कैन इज ऑलरेडी री इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट जो कि अनरियलाइज है या रियलाइज है डिविडेंड की फॉर्म में, वो री इन्वेस्ट करे और उस पे टैक्स जो है वो छोटी अमाउंट पे दे जो डिविडेंड पे आउट होता है। मैं प्रॉब्ली अगर एग्जांपल की बात करें तो 75 पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका खाली 11 पैसे का टैक्स जाता है कंपेयर टू 60 पैसा जो अभी हमने डिस्कस किया। सो यू आर पेइंग बेसिकली 1/6 ऑफ द और 1/5 ऑफ द कंपेरेबल अमाउंट, और जो बाकी आपके पैसे हुँ। हैं वो फंड में ही पड़े, री इन्वेस्ट हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। सो दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। अगर आप हर साल अपना कैपिटल ईट बेसिकली यू आर ईटिंग योर कैपिटल, आप इसको तसल्ली एग्ज़ैक्टली। देने के लिए आप कह लें कि ये मेरी किचन इनकम है, बट यू हुँ, आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर कैश फ्लो और फ्यूचर ग्रोथ इन योर हुँ, इन्वेस्टमेंट। तो आप उसको हुँ। किचन इनकम कह के तसल्ली दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्गर रन। बिल्कुल, मैं एक एग्ज़ाम्पल से भी लोगों को समझाना चाहूँगा। देखिए, प्रॉपर्टी से कंपैरिज़न डिविडेंड का इस वजह से नहीं बनता कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है और वो 1 मिलियन आपको साल का रेंट दे रही है। तो जैसी ही प्रॉपर्टी 1 मिलियन आपको रेंट देगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 मिलियन से कम नहीं होगी। रेंट देने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती नहीं है। अगर डिविडेंड जैसे ही प्रॉपर्टी काम करती तो जो प्रॉपर्टी की थोड़ी-सी बजरी बिकती, थोड़ा-सा उसका एक रूम टूटता, उसमें से सरिया निकल के जो बेचते, उससे आपको पैसे मिलते। अगर कंपैरिज़न वो बनता, तो उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो नीचे जाती ना। तो कोई स्टॉक या कोई ईटीएफ डिविडेंड देता है तो अपने कैपिटल से देता है। तो उसकी जो बुक वैल्यू है दैट गोज़ डाउन। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि डिविडेंड इज़ कमिंग, मतलब डिविडेंड जो है ओवर एंड ऑन टॉप ऑफ जो है ऑलरेडी अवेलेबल शेयर प्राइस है, या इन स्पेशली इन केस ऑफ ईटीएफ्स। स्टॉक के लिए तो हम कह सकते हैं कि आपकी बैलेंस शीट ग्रोथ और वो सारी चीज़ें फर्दर उसको कंपाउंड कर देंगी या उसको कवर अप कर लेंगी जो आपने पे आउट किया है। बट ईटीएफ में भी इस तरह होता है कि आपके पास लेट्स से आपने जब पे आउट करा तो आपकी बुक वैल्यू कम हो गई। ईटीएफ हुँ, आइडियली जब आप बाय करने जाते हैं तो आप क्या टारगेट करते हैं कि मैं बुक वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू पे बाय करूंगा। हुँ, अब नेट एसेट वैल्यू में से ही आपका जो कैश कंपोनेंट या डिविडेंड निकलेगा विच इज पेड आउट टू शेयर होल्डर्स,
it reduces the net asset value. So if it is a 3 rupee dividend that is paid out, तो आपकी net asset value 3 रुपए से कम हो जाएगी, उसकी प्राइस 3 रुपए से कम हो जाएगी और वो 3 रुपए जो है टैक्सेबल डिविडेंड बन जाएगा जिसमें टैक्स चला जाएगा। और आप या फिर आप कम डिविडेंड ले लें, आप कैश इनकम अपनी डिफर कर दें, कम टैक्स दें और वो आपकी बुक वैल्यू में इंटैक्ट रहेगा जो डिफरेंशियल आपने कैश या डिविडेंड रिसीव नहीं करा। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड टू रियलाइज। अगर हमारे पास जैसे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है कि जब लोग आते हैं डिस्कस करते हैं कि हमें इतना डिविडेंड चाहिए, इतना मिनिमम कैश फ्लो चाहिए, सो आई रिकमेंड और आई एडवाइज देम द सेम थिंग व्हिच आई विल डू अगेन। If you जी, are coming solely for the purpose of cash flows in an equity market, you are choosing the wrong product. अगर बिल्कुल। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन को एप्रिशिएट नहीं कर रहे दैट द इक्विटी मार्केट प्रोवाइड्स, then you are targeting the wrong product. Then you should maybe just buy blue chip companies that will provide you stable dividend yield, or you should stick to low risk investments. बिल्कुल मुबश्शिर, चाहिए हम ऑप्शन देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को एंड मैं चाहता हूँ हर कोई हमें कमेंट्स डाउन बिलो में बताए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि अगले साल के जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, नेक्स्ट ईयर जून एंड पे ईटीएफ की प्राइस हो जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ऐसा होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, ₹28 का हमारा ईटीएफ हो जाता है, सही है? तो आप क्या चाहेंगे कि उस ₹28 में से हम आपको ₹18 का डिविडेंड दे दें और ₹10 ईटीएफ की प्राइस बच जाए? या आप चाहेंगे वही ₹28 आगे कंपाउंड करेंगे? अब मैं चाहता हूँ हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। और देखें, ये ईटीएफ आपका ही है। अब हम आपके लिए ये ईटीएफ तैयार हैं, आपके ही पैसे इन्वेस्टेड हैं। वी विल टेक दैट इन आवर कंसिडरेशन। तो आप कमेंट्स में बताएँ, आपको डिविडेंड चाहिए या कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए? अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर मैं समराइज़ करूँ तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। व्हाई ईटीएफ? उसका आंसर ये है कि बेसिकली ना एक्टिव ने बीट करना है, ना पैसिव ने बीट करना है। एटलीस्ट पैसिव कम मार्जिन से अंडर परफ़ॉर्म करेगी वर्सेस एन एक्टिव फंड, और एक्टिव फंड हमेशा ज़्यादा मार्जिन से अंडर परफ़ॉर्म करेगा क्योंकि उसमें फ़ीस ज़्यादा है। दूसरी बात, नैरो ईटीएफ और अ ब्रॉड बेस्ड मार्केट ईटीएफ। तो सबसे ब्रॉड बेस्ड मार्केट ईटीएफ इन पाकिस्तान इस महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ। कोई और ईटीएफ आपको 30 स्टॉक्स का एक्सपोज़र नहीं देता। और ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स ईटीएफ का अकॉर्डिंग टू मुबशिर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि इसमें आपको स्मॉल कैप और मीडियम कैप कंपनीज़ मिल जाती हैं। जो सिर्फ़ टॉप 10 या टॉप 5 ब्लू चिप कंपनीज़ ट्रैक करते हैं, उसमें आपको ये ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। और तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की है, दैट्स अबाउट डिविडेंड, हाउ डिविडेंड हार्म लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और अगर आप सिप कर रहे हैं तो इट्स इन योर इंटरेस्ट कि आपको एक फंड के अंदर से कम डिविडेंड मिले। तो कोई ये चीज़ लोगों को समझ आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। वीकली रैप में मुलाकात होती है ऑन फ्राइडे।